Hello, assalamu alaikum. Yeah, well done Khalil, shabash. You are quick. I hope आप इतने ही क्विक असाइनमेंट जमा करवाने में भी हो इंशाल्लाह. ठीक है जी. So अब यार एक सेकंड, ये जो है ना ऊपर वाली लाइट है ना, ये वाली लाइट, ये मुझे लग रहा है थोड़ी सी ज्यादा है. ठीक है, मैं जरा थोड़ी सी लाइट एडजस्टमेंट्स करूँ. होल्ड ऑन. ओके जी. सो here we are again. और I just cannot ask everyone कि आप सबके सब कैसे हैं, आप क्या कर रहे हैं, और क्या आप लोगों ने नाश्ता कर लिया है, क्या आप लोग अगर आपको कल, अच्छा चलो एक जल्दी से एक काम करते हैं. अगर आप लोगों से कहा जाए कल जो है वो आप लोगों का कॉलेज ओपन हो रहा है, यानी कल आप लोगों की इंशाल्लाह ताला फिजिकल क्लास होगी, तो हाउ मेनी ऑफ यू आर willing to come to the college? Hand raising ceremony. अगर आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है कि जी कल जो है वो आप लोगों का कॉलेज ओपन हो रहा है और आप लोगों से कहा जाता है कि आप लोग आइए और आकर आप क्लास लीजिए. सो 4 स्टूडेंट्स. ओके. और कितने अभी तक ऑनलाइन हो चुके? 5. गुड. 13. 6. तो ये आप लोगों को मालूम है कि अगर आप लोग जो हैं कल अगर कॉलेज इंशाल्लाह आते हैं तो आप लोगों को इस टाइम पर जो भी आप लोग बेड पर हैं या आप लोग व्हाट इज क्वेश्चन ये अहमद कि अगर कल आपको कहा जाए कॉलेज आपका खुल रहा है तो क्या आप कॉलेज आना चाहेंगे? तो आपको इस टाइम पर कॉलेज में बैठे हुए होना है. सही है. तो लेट्स सी क्या होता है. आज एक खैर जी. सो हम लोगों ने आज जो है वो एक तरह से समझ लें कि वी हैव टू कंप्लीट चैप्टर 10 एंड 11 टुगेदर. और ये आपको जो इस कंधे पे मेरी बहुत ज्यादा रोशनी लग रही है, लग रहा है कि नूर निकल रहा है यहाँ से. ये बेसिकली पीछे जो लगी हुई लाइट है ना, ये बहुत जोर से पड़ रही है. तो दैट्स बेसिकली ओवर ग्लोइंग दिस थिंग. तो खैर कोई बात नहीं, इट हैपेंस. तो मेरे अंदर ऐसी नूर वाली कोई चीज है नहीं, लेकिन क्या करें, कोई बात नहीं. यहाँ सीधे कंधे से सीधे कंधे से अच्छी बात. अच्छा जी. सो कल की क्लास के लिहाज से कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछ लीजिए. और अगर नहीं है तो मैं आप लोगों को एक इंफॉर्मेशन दे देता हूं कि कल आप लोगों का क्विज है. कैसा? आप लोग अगर कॉलेज आते हैं तब भी आपका क्विज है, अगर आप लोग ऑनलाइन होते हैं तब भी क्विज. क्या बात है. ठीक है. तो किस चीज का क्विज है यार? क्विज है आप लोगों का नॉन फाइनेंशियल एंड फाइनेंशियल मोटिवेशन. ठीक है. और नहीं, क्विज अभी नहीं है. क्विज आप लोगों का मंडे को है. हाँ, क्विज आप लोगों को मंडे को है, अभी थोड़ी है. टेंशन नहीं लो, टेंशन नहीं लो, टेंशन नहीं लो. सही, मंडे को क्विज. आज मैं समझ पता नहीं क्या सोच के मैंने बोला. खैर कोई बात नहीं. सो मंडे को आप लोगों का क्विज है, मैं आपको अभी बता रहा हूँ. वो किस में से है? फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल में से है और लीडरशिप स्टाइल में से. तो हमारे पास थ्योरीज का एक सेक्शन था, फिर एक हमारे पास लीडरशिप स्टाइल का था, और एक हम लोगों ने अभी जो फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल हम लोग पढ़ रहे हैं वो आज इंशाल्लाह हमारा कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि फाइनेंशियल्स के अंदर हमारे पास 2 चीजें रह गई हैं. प्रॉफिट शेयरिंग की कॉन्सेप्ट रह गया है और फ्रिंज बेनिफिट्स का कॉन्सेप्ट रह गया. ठीक है.
प्लस फिर हम लोगों ने बात करनी है इन टर्म्स ऑफ रोल ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। सो ये वो चीजें मैंने आपको लिखवाई थी कि हम लोग पढ़ेंगे, तो हम लोग करके पढ़ रहे हैं। और साथ साथ एक और चीज जिसको जहन में आप लोगों ने रखना है वो ये है कि अब हमारा चैप्टर नंबर 12 स्टार्ट होगा। प्लान ये है कि इंशाल्लाह कल हम लोग चैप्टर 12 स्टार्ट करेंगे और नेक्स्ट वीक के सेकेंड डे पर यानी कि ट्यूसडे तक हमारा जो है वो चैप्टर नंबर 12 खत्म हो जाना चाहिए। और फिर हम चलेंगे पास्ट पेपर क्वेश्चंस के ऊपर। फिर हम लोग करेंगे बहुत सारे पास्ट पेपर क्वेश्चन, मैं आपको दिखाऊंगा, हम लोग करेंगे एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो इस तरह से तो अब हम लोग करेंगे इस तरह से कि जो प्लान है वो ये है कि हमारे पास जो ऑनलाइन मटेरियल है, सही है, उसके ऊपर आप लोगों से पास्ट पेपर मैंने शेयर कर लिए, मैं आप सबके पास हैं। जब हम इंशाल्लाह ताला कॉलेज आएंगे तो पास्ट पेपर्स आपको वैसे भी मिल जाएंगे, इन फिजिकल मिल जाएंगे, लेकिन वो तकरीबन को अक्टूबर के एंड में या अक्टूबर के मिड में आपको इंशाल्लाह ताला मिलेंगे, ठीक है। तो फिजिकल कॉपी जो है, प्लस आप लोगों को एक प्रिलिमिनरी लेवल के ऊपर आपको एक मेरे जो नोट्स हैं वो आप लोगों को हैंड इन कर दिए जाएंगे इंशाल्लाह, जिससे आप लोग पढ़ सकते हैं, जिससे आप लोग पढ़कर जो बुक रीडिंग है उसको आप और इन्हांस कर सकते हैं। ये याद रखिएगा कि अगर वो बुकलेट आप लोगों को अभी, फ्रैंकली स्पीकिंग आई एम नॉट अ वेरी big supporter of giving notes before mock examination, लेकिन इस बार क्योंकि साइकिल थोड़ा सा डिफरेंट ही चल रहा है तो इस वजह से वो नोट्स जो हैं वो आपको अभी इंशाल्लाह हैंड ओवर हो जाएंगे। वो नोट्स सर मेरे 1 अक्टूबर से 27 तक पेपर्स हैं जी, बिल्कुल। ये आपकी बात बिल्कुल सही है। तो आप पेपरों के लिए थैंक यू वेरी मच करके चले जाइएगा, बता दीजिएगा कॉलेज के अंदर कि आपके ये इन दिन में है। तो जब आप फारिग हों तो आप इंशाल्लाह ताला जो भी आपका टाइम टेबल जिस तरह सेट होता है, टॉक टू एडमिनिस्ट्रेशन अबाउट इट, सही है। तो वो एडमिनिस्ट्रेशन से बात कर लें, इंशाल्लाह ताला एडमिनिस्ट्रेशन इज गोइंग टू सपोर्ट यू 100%। अच्छा जी, अब हम लोग बात कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल मोटिवेशंस की आखिरी दो, दैट इज द क्या कहते हैं द फ्रेंच बेनिफिट्स वाली कहानी एज वेल एज द प्रॉफिट शेयरिंग, ठीक है। इन दोनों की हमने बात करनी। और अब ये याद रखिएगा कि ये फाइनेंशियल मोटिवेशंस अकेली नहीं चलती हैं, नॉन फाइनेंशियल्स के साथ चलती हैं। तो वन कैन नॉट से कि ओनली फाइनेंशियल्स या नॉन फाइनेंशियल मोटिवेशन कैन हेल्प द बिजनेस इन ऑर्डर टू मोटिवेट देयर एम्प्लॉइज, सही है। और बहुत सारी चीजें होती हैं, फाइन। तो पहले जरा इन दोनों चीजों को समझ लेते हैं, फिर इनको लिख लेते हैं, फिर हम वापस आएंगे, फिर मैं आपको नेक्स्ट चीज के बारे में समझाऊंगा और फिर हम उस बारे में लिखेंगे एंड सो ऑन एंड सो वी कीप डूइंग दिस थिंग। सो हमारे पास चीज जो है वो कंप्लीट भी हो जाए, आप मुझे देखते भी रहे, मैं आपसे बात भी करता रहूं और साथ साथ हम लिखते भी रहें। अब हमारे पास चीज आ रही है जनाब फ्रेंच बेनिफिट्स की, ठीक है। ये हमारे पास सैलरी वेजेस के अंदर हमारे पास पीस रेट और आर्ली वेज, सही है। फिर उसके बाद परफॉर्मेंस रिलेटेड पे कल हमने बात की, फिर उसके बाद हम लोगों ने बात की इंक्रीमेंट्स की, बोनस की और कमीशन की, ठीक है। तो ये टोटल मिला जुला के हमारे पास 8 हो गए, सही है। अब हम लोग बात करने लगे हैं फ्रेंच बेनिफिट्स के, 9th और 10th की बात करेंगे। 9th इज फ्रेंच बेनिफिट एंड 10th इज अबाउट द प्रॉफिट शेयरिंग, ठीक है। तो अब ये चीज ध्यान में रखो कि जो आपका बिजनेस है वो बिजनेस ओरिजिनली समटाइम्स आपको जैसे सोशल नीड्स थी हमारी, ठीक है, सोशल नीड्स मास्लो के अंदर जो सोशल नीड्स थी, ठीक है, वो अगर देना शुरू करता है, जैसे फॉर एग्जांपल आपको गाड़ी देना शुरू करता है, आपको मेडिकल अलाउंस देना शुरू करता है, आपको घर का रेंट देना शुरू करता है, आप बाज़-औक़ात वो आप लोगों को मोबाइल फोन वगैरह दे देते हैं, कुछ ट्रेवलिंग अलाउंस दे देते हैं आप लोगों को, ये इस तरह की चीजें जो होती हैं, मेडिकल इंश्योरेंस वगैरह दे देते हैं, ये तमाम तक चीजें कहलाई जाती हैं कैश इक्विवेलेंस, सही है। आपको शायद सैलरी के अंदर इतना इंक्रीमेंट ना मिले, लेकिन हो सकता है वो आपकी गाड़ी मेहरान से कलकस कर दे, ठीक है, या कत्ल से वो स्विफ्ट की तरफ ले जाए, या स्विफ्ट से वो आपको करोला की तरफ ले जाए, या करोला से वो आपको ग्रांडे की तरफ ले जाए। तो ये चीज क्या है, ये बेसिकली एक तरह का आपको बेनिफिट नजर आ रहा है, ठीक है। दिस इज अ फ्रेंच बेनिफिट। और ये फ्रेंच बेनिफिट क्या चीज होती है कि आपको कैश इक्विवेलेंट दिए जाते हैं। कैश इक्विवेलेंट्स का मतलब ये है कि आप
आपको असल में बेनिफिट तो दिया जा रहा है, लेकिन वो अलाउंसेस के अंदर दिया जा रहा है। सही है, ये अलाउंसेस कहलाए जाते हैं कि आपको बेसिकली आपकी सैलरी का जो स्लैब है वो कम रखा जाता है। सही है, और उसके ऊपर ऐड ऑन किए जाते हैं। ये बिल्कुल वही कहानी है जैसे आप किसी भी KFC या मैकडोनल्ड से आप डील लेते हैं, ठीक है, तो वो बर्गर होता है, बर्गर के साथ वो फ्राइज डालते हैं, फ्राइज के साथ वो बेसिकली एक ड्रिंक डाल देते हैं। सही है, तो वो जो कॉम्बो बनाते हैं, वो कॉम्बो में क्या है कि आपके पास अगर आप सिर्फ एक बर्गर ले रहे होते तो वो आपको महंगा पड़ता, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल बर्गर है 400 रुपए का, लेकिन उसकी डील जो है वो आपको 550 की पड़ रही है। अब 400 रुपए का या तो आप बर्गर खा लीजिए अकेला, और उसके साथ अकेले आप जब फ्राइज लेंगे तो आपको 200 रुपए के पड़ेंगे, फिर आप जब ड्रिंक लेंगे तो आपको 100 रुपए की पड़ेगी। तो वो चीज जो आपको 700 रुपीज की पड़ रही है, जब अगर कॉम्बो लेंगे तो आपको 550 की पड़ेगी। व्हाट इज द कैश बिहाइंड इट? मसला ये है कि जब आप बात करते हैं इन टर्म्स ऑफ पैसे की, तो पैसे के अंदर कंपनीज आमतौर पे थोड़ा सा रिलक्टेंट होती हैं कि आपको इतने ज्यादा पैसे ना दिए जाए। तो वो आपके जो इंक्रीमेंट्स होते हैं, सही है, वो जो हमने कल की क्लास में बात की थी, इंक्रीमेंट होता है, वो आपकी बेसिक सैलरी पे लगता है। सही है, फॉर एग्जाम्पल आपकी बेसिक सैलरी है 100 रुपए, ठीक है, वो उसके ऊपर आपको इंक्रीमेंट लगाना चाहते हैं कि जी हम लोगों ने 10% इंक्रीमेंट देना है, तो वो बेसिक सैलरी पर 10% लगता है, अलाउंसेस पर नहीं लगता, याद रखिएगा, ठीक है। वरना जहन में होता क्या है कि जी मेरे फॉर एग्जाम्पल सैलरी है 100 रुपए, उसके बाद मुझे तकरीबन 10 रुपए जो है मुझे मेडिकल अलाउंस मिला, सही है, वो 110 रुपए हो गई टोटल सैलरी। फिर उसके बाद मुझे ट्रेवलिंग या फ्यूल का खर्चा मिला 5,000 रुपए, पांच रुपए, तो वो 115 रुपए हो गया। फिर उसके बाद मुझे जो है वो घर का रेंट मिल गया 5 रुपए, तो वो 120 रुपए हो गया। और इसी तरह से मेरे पास जो गाड़ी का या मुझे जो और मेरे 2-3 अलाउंसेस हैं, सही है, वो मेरे एड ऑन हो गए, तो मेरी मिला जुला के सैलरी होगी 150, ठीक है, यानी कि 150 रुपए मैं महीने के कमा रहा हूं, मेरी सैलरी बन गई। अब मुझे मिलना है इंक्रीमेंट, तो और मुझे कहा जाता है कि आपको 10% का इंक्रीमेंट दिया जाएगा। सो अगर मैं 150 का 10% निकालता हूं तो मुझे 15 रुपए का इंक्रीमेंट मिलना चाहिए, क्योंकि 10% निकाला जाता है 150 का। लेकिन रियलिटी ये नहीं है, रियलिटी ये है कि आपको आपके अलाउंसेस के ऊपर कोई इंक्रीमेंट मिलने वाला नहीं है। आपकी बेसिक सैलरी स्लैब कितनी है? 100 रुपए, 100 रुपए पर आपको इंक्रीमेंट मिलेगा, यानी 10 रुपए का इंक्रीमेंट मिलेगा। हमारे जहन में क्या है? 15 रुपए का इंक्रीमेंट मिलना चाहिए, क्योंकि हमारी नेट सैलरी कितनी है? नेट क्या मतलब होता है कि बेसिक सैलरी प्लस अलाउंसेस मिलाकर दोनों को जब ऐड बैक कर लिया जाता है तो नेट हमारी सैलरी बन जाती है कि यार हमारी टोटल सैलरी ये है। अब ये याद रखना, ये बड़े चालाकी की हरकतें, बड़ी जबरदस्त किस्म की हरकतें, जिससे कंपनी जो है वो पैसे बचाती भी है और बेचारा एम्प्लॉय कुछ कर भी नहीं सकता। इंक्रीमेंट मिलना है तो वो आपकी बेसिक सैलरी पे मिलना है, सही है। जो टैक्स कटना है वो आपके टोटल पे कटना है, समझ आइए बात? यानी टैक्स कितने पे कटेगा? 150 रुपीज पे कटेगा, वो बेसिक सैलरी पे नहीं कटेगा। यानी 150 रुपीज वो कहेंगे, उसके लिहाज से वो आपके साल का टोटल अमाउंट निकालेंगे, और पता चला कि जी वो अमाउंट निकालकर पता चला कि जी 12 रुपए जो है वो आपको टैक्स देने, ठीक है। तो 150 में से 12 रुपए तो पहले ही कटेगा, वो तो टैक्स में से कटेगा, 100 में से नहीं कटे, 12 में से कटे, 150 में से कटे, सही है। इस वजह से जब आपके टैक्स डिडक्शन हो रही है तो आपके हाथ में जो पैसे बैंक में नजर आए वो नजर आए 138 रुपीज, 150 की जगह पे 138 नजर आए। और इस 138 के पैसे पर आपको जब मिला है तो आप खुशी खुशी बैठे हुए कि जी मुझे 138 रुपीज मिलेगा। अब आवाज आती है, इंफॉर्मेशन मिलती है कि जी इंक्रीमेंट मिलने वाला है 10% का, तो बंदा फिर 3 ऑप्शंस लेकर आता है। 150 पे 10%, सही है, जो मेरी ग्रॉस, मेरी टोटल मिला जुला के जो सैलरी है उसका 10%, या दूसरा मेरे पास क्या है 138 जो मुझे मिल रही है इस वक्त सैलरी, बैंक में ट्रांसफर हो रही सैलरी, वो उसका 10%। अगर मैं 150 का 10% लेता हूं तो कितना हो गया? 15 रुपीज। और अगर मैं 138 का 10% लेता हूं तो 13.8 हो गया, सही है। लेकिन जो उसको इंक्रीमेंट मिलता है वो कितने में मिलेगा? 100 रुपए में मिलेगा। यही बात, चलो 100 रुपयों के लिहाज से अगर आपको बुरा लग रहा है, इसी को हम लोग बात करते थे लाखों में, सही है। 1 लाख रुपए तनख्वाह है, 50,000 रुपए की आपको अलाउंसेस मिल, आपकी सैलरी 1,50,000 रुपए, जो कि पूरी सैलरी नहीं है,
लेकिन जब आपको इंक्रीमेंट मिलेगा ना, तो आपको 15,000 का इंक्रीमेंट नहीं मिलेगा, आपको 10,000 का इंक्रीमेंट मिलेगा। मीनिंग 5,000 रुपए जो है वो जो आप सोच रहे थे, वो किसका सोच रहे थे? वो सोच रहे थे आपके आपको मिलेंगे, क्योंकि वो अलाउंसेस थे। अलाउंसेस इसलिए दिए जाते हैं ताकि नेट सैलरी अच्छी लगे, लेकिन जब इंक्रीमेंट देने की बात आए, सही है, तो उनको कम इंक्रीमेंट देना पड़ता। सही, यही वो चीज होती है जो फ्रेंच बेनिफिट्स के अंदर आती है। अब बिजनेसेस आमतौर पर फ्रेंच बेनिफिट्स देते क्यों हैं? क्योंकि उनको ये लगता है कि अगर हम इतना कैश इसको हाथ में दे देंगे, इसको ओनरशिप दे देंगे, तो यार हमारे पास ओनरशिप नहीं रहेगी, हमारे पास पैसे नहीं रहेंगे। तो हम करते इस तरह से कि इसको हम लोग अलाउंसेस की सूरत में दे देते हैं, सो दैट ये जिस दिन कंपनी छोड़ के जाना चाहेगा, जिस दिन ये कंपनी छोड़ेगा, सही है ना, उस दिन इसको इससे अलाउंसेस वापस ले लिए जाएंगे। यानी गाड़ी दी गई है, तो गाड़ी देने के बाद जिस दिन आप कंपनी छोड़ोगे तो आपको गाड़ी नहीं मिलेगी, वो तो गाड़ी आपको कंपनी ने दी हुई थी। तो जिस दिन आप छोड़ेंगे तो आपसे कहेंगे सर जी काइंडली गाड़ी की चाबियां दे दीजिए। वो सर हमने आपको मोबाइल फोन दिया था ना सर, वो मोबाइल फोन भी काइंडली दे दीजिए। सर वो जो लैपटॉप दिया हुआ था ना सर, वो भी दे दीजिए। और सर वो जो आपके पिछले महीने के जो हमने आपको रेंट पहले से दिया हुआ था सर, वो भी इसमें कटौती हो जाएगी। सर कंपनी के लिहाज से देख लेंगे कि अगर कंपनी की अगर आने कोई चीज पेमेंट वगैरह रहती है या नहीं रहती है सर, वो भी हम देख लेंगे। वो कट कटा के आपकी जो बेसिक सैलरी जो बच जाएगी वो हम आपको दे देंगे। बात समझ आई? ये इस तरह ताकि कंपनी के हाथ में ओनरशिप है। जब तक काम कर रहे हो बेनिफिट्स का फायदा उठाओ, लेकिन जिस दिन कंपनी से काम करना छोड़ दिया बेनिफिट्स नहीं मिलने वाले। सही है? सो ये एक तरह की सोशल नीड्स फोकस करने के लिए, यानी इसका पर्पस जो है ना वो है कि एम्प्लॉय की सोशल नीड्स को हिट किया जाए, कि सोशल नीड्स उसकी अच्छी हो जाए। ठीक है? तो ये वो चीजें होती हैं जो कंपनी आमतौर पर आपको देती है जब आप एक सर्टन स्केल पे होते हैं। याद रखें फ्रेंच बेनिफिट्स हर एक को नहीं मिलते, किसी किसी को मिलते हैं। और अकॉर्डिंग टू देयर जॉब नेचर, अकॉर्डिंग टू देयर पोजिशन इन देयर ऑर्गेनाइजेशन, ये फ्रेंच बेनिफिट्स कम या ज्यादा हो जाते हैं। जाहिर सी बात है जब आप छोटी पोस्ट पर होंगे तो फ्रेंच बेनिफिट्स होंगे लेकिन छोटे होंगे। सही है? लेकिन अगर आप एग्जीक्यूटिव पोजीशन पे आ जाएंगे, टॉप पोजीशन पे आ जाएंगे, तो यही बेनिफिट बढ़कर ज्यादा भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक पीएन है तो उसको भी मेडिकल अलाउंस मिलेगा कि यार आप अगर 800 रुपए की दवाई आप दे सकते हैं कंपनी के बिहाफ पे, आपको 10 लीटर पेट्रोल के पैसे दिए जा रहे हैं क्योंकि आप छोटे। लेकिन अगर आप एक एग्जीक्यूटिव हैं, एक आप मैनेजर हैं, एक आप जनरल मैनेजर की पोजीशन पर हैं, आप हायर पोजीशन पर हैं, तो हो सकता है कि वो जो पेट्रोल का आपको दिया जा रहा हो, वो जो उसको सिर्फ 10 लीटर दिया गया उसको आपको दिया जा सकता है 500 लीटर दे दिया जाता है। हो सकता है कि 500 लीटर भरवा लो भाई पूरे महीने के अंदर, तो वो 10 लीटर से 500 लीटर के अंदर कन्वर्जन आ गया। वो आपको 500 लीटर का पेट्रोल थैली में डाल के नहीं देंगे, वो आपको कहेंगे भाई कार्ड है, आप कार्ड स्वाइप कर लें, 500 लीटर के पैसे इसमें पहले से ही पड़े हुए, हम देख लेंगे। ठीक है? बिल्कुल इसी तरह से भी घर का रेंट जो है वो उसको मेडिकल जो है तो छोटे एम्प्लॉय को 800 रुपए का मिल रहा था कि आप जो है कोई भी आप जो खर्चा है वो 800 रुपए के अंदर कर लेंगे तो आपको कंपनी पे ऑफ कर देगी। तो लेकिन जब आप उस पे आए एग्जीक्यूटिव पोजीशन पे तो आपको 8 लाख का वो दे दिया गया, मेडिकल अलाउंस दे दिया गया कि जी आप 8 लाख तक के खर्चे को आप इसमें कंपनसेट करते हैं, जो कि बेसिकली इंश्योरेंस के अंदर आ जाता है। ठीक है? सो अब ये चीजें जो है कंपनी का बेसिक नेचर ये है कि टू रिटेन द कंट्रोल ओवर द एम्प्लॉय। बाज औकात देखो मैनेजमेंट की ना दो बहुत बिल्कुल बेसिक एलिमेंट्स हैं हाउ टू रिटेन योर एम्प्लॉय। सही है? कहा जाता है कि देयर आर सो मेनी वेज टू रिटेन योर एम्प्लॉयज, लेकिन मेरी नजर में सिर्फ दो तरीके हैं एम्प्लॉय को रखने। सही है? एक तरीका तो ये है कि उसको इतना खुश रखो कि कहीं जाने का वो सोचे नहीं। सही है? या इतना स्पॉइल कर दो कि कहीं जाने के काबिल ना रहे। फुल स्टॉप। समझ आ गई? आप इतनी रिलैक्सेशन दे दो, इतनी ईज दे दो, इतना उसको बिगाड़ दो कि उसको आपके, अब आप भले पैसे ना दो उसको ज्यादा, लेकिन आप उसकी आदतें इतनी बिगाड़ दो कि वो कहीं और काम करने के काबिल ना रहे, क्योंकि कहीं और जाएगा तो उसको ज्यादा काम करना पड़ेगा। उसको तो आदत ही नहीं है इस चीज की ज्यादा काम करने की, उसको तो कम काम करके कम पैसे लेने की आदत हो चुकी है और उसको रिलैक्सेशन मिली। सही है? सो ये चीज ध्यान में रखिए। बाज़ औक़ात कंपनीज करती क्या, वो इतना खुश करती हैं, इतना खुश रखती हैं, इतना मोटिवेट, इतना अच्छा पे करती हैं कि कंपनी के एम्प्लॉय कहता है यार फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे यहाँ से जाने की जरूरत क्या है,
भाड़ में गई एस्टीम नीड, भाड़ में गई सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। भाई ये कंपनी अच्छी है, यहाँ पे भले एस्टीम नीड पूरी नहीं हो रही, लेकिन यहाँ पे बाकी सारे खर्चे पूरे हो रहे हैं, बाकी सारे शशके मिले। ठीक है, सो ये कंडीशन होती है आपकी फ्रेंच बेनिफिट्स की, जिसका बेसिक पर्पस होता है कि आपको ओरिजिनली उससे क्या देना है, कैश इक्वलेंट्स देने हैं। सही है, नंबर 1। नंबर 2, उसका जो बेसिक पर्पस होता है वही होता है कि आपकी सोशल नीड्स को फुलफिल किया जाए। ठीक है, अब लास्ट जो है हमारे पास जो टेक्निक है, दैट इज योर प्रॉफिट शेयरिंग। कंपनीज करती क्या है, देखो कंपनी खेलने के तरीके हैं। कंपनी अपने टारगेट्स अचीव करना चाहती है और उसके अंदर एम्प्लॉय को कहती है कि आप जो है वो टारगेट्स अचीव करने में हमारी मदद करें। सही है, सेल्स टारगेट अचीव करें, ज्यादा सेल्स करेंगे कमीशन मिलेगा। प्रोडक्टिविटी बढ़ाएंगे, हम आपको बोनस देंगे। सही है, आप ज्यादा काम करें, जो हम आपको बर्डन देते हैं आप उतना काम करें, अपनी परफॉर्मेंस अच्छी करें, हम आपकी अच्छी सैलरी में इंक्रीमेंट देंगे। सही है, कंपनी एट टाइम्स काफी एग्रेसिव हो जाती है। सही है, और ये आमतौर पर छोटी कंपनियों के अंदर ये ज्यादा होता है कि जो कंपनी है वो करती क्या है, वो कहती है कि यार आपके साथ हम अपना प्रॉफिट शेयर करने को तैयार है। सही है, अगर आप हमारा प्रॉफिट, फॉर एग्जाम्पल 1000 रुपए का प्रॉफिट आ रहा है, ठीक है, 1000 रुपए का प्रॉफिट आ रहा है, तो अगर आप हमारे 1000 रुपए के प्रॉफिट को बढ़ाकर 2000 रुपए कर देते हैं, 1000 रुपए से बढ़ाकर 2000 कर देते हैं, ठीक है, तो 2000 से जितना ऊपर आप करेंगे ना, जितना भी ऊपर करेंगे, वो सारा का सारा पैसा हम इन रेशो डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। बात समझ आई? आई रिपीट, 1000 का प्रॉफिट करते हैं हम चाहते हैं कि आप हमें 2000 का यानी कि डबल द प्रॉफिट आप करने की आप मेहनत करें। अगर आप 2000 से ऊपर जितना भी आप प्रॉफिट करेंगे, जो 2000 से ऊपर वाला प्रॉफिट है वो सारा एक सर्टेन रेशो में आपके साथ शेयर हो जाएगा। बोलने में कितना अच्छा लग रहा है ना कि यार कंपनी कितनी अच्छी हो गई है, अपने प्रॉफिट को शेयर कर रही है, यार क्या बात है। इससे तो मैं तो सदके चला जाऊं इस कंपनी के, यानी कि इससे अच्छी कंपनी तो कोई हो ही नहीं सकती। क्या कोई कंपनी अपना प्रॉफिट किसका शेयर करेगी? यार ये तो कंपनी प्रॉफिट शेयर करने को आ गई है, यार ये तो शेयर्ड ओनरशिप पे आ गई है, क्या बात है। लेकिन अगर आप समझने की कोशिश करो तो आपकी ओरिजिनल एफर्ट से डबल एफर्ट तो आपको पहले ही करना, क्योंकि पहले आपने 1000 की सेल्स करने के लिए आपके दिन रात एक हुआ होते थे, तो आपको 2000 के सेल्स करने के तो आपको पता नहीं क्या कुछ करना पड़ेगा। अभी भी 2000 के ऊपर आपसे कोई पैसा शेयर नहीं किया जाएगा। 2000 से ऊपर जितना कमाओगे, यानी कि पहले तो आपको अपनी एफर्ट को डबल करना है, डबल पे भी कुछ नहीं मिलने वाला। डबल से ज्यादा अगर आप कमाते हैं, अगर प्रॉफिट आता है, तो कंपनी उस एक्स्ट्रा प्रॉफिट, फॉर एग्जांपल हम लोग पहले करते थे, मैं ऐसे ही बात कर रहा हूं, फॉर एग्जांपल अगस्त की। सही है, अगस्त के अंदर कंपनी ने प्रॉफिट किया 1000 रुपया, ठीक है, और कंपनी प्रॉफिट शेयरिंग की मटेरियल ले कि जी सितंबर में अगर आपने 2000 से ऊपर जितना प्रॉफिट किया, वो प्रॉफिट जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट है वो आप लोगों के साथ एक सर्टेन परसेंटेज में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। और मैं खुश हो गया। अब मैंने सुबह दोपहर शाम काम करना शुरू कर दिया, कंपनी को 2000 से ऊपर ले गया, 2200 रुपए मैंने कर दिया। सही है, लास्ट मंथ कितने थे, प्रॉफिट कितना था, 1000 रुपए का। इस महीने कितना आ गया, 2200 रुपए का। मैंने 2000 से ऊपर कर लिया काम, बड़ी अच्छी। कंपनी तालियां बजानी शुरू कर दी कि क्या बात है दानिश तबस्सुम, आपके आप तो चीते हो चुके हैं, आप जैसे ही एम्प्लॉयज की हमें जरूरत। मैं खुश कि क्या बात है जनाब, आला सीन हो चुका मेरे साथ। ठीक है, अब वो 2000 रुपए तो अपनी जेब में रख लेंगे। कितने ऊपर रह गए, 2200 रुपए। और कहा क्या था कि 200 रुपए का सर्टन रेशो के अंदर आपके साथ शेयर कर लिया जाएगा। वो 200 रुपए निकाले और 200 रुपए में से कहा एक काम करते हैं, 80-20, यानी 200 रुपए में से 80% हमारा यानी कंपनी का, यानी कि 200 रुपए में से 160 रुपीज कंपनी के और 40 रुपीज दानिश ये आपके। यानी मैंने अपने 24 आवर्स को पागलों की तरह इस्तेमाल किया, आपकी प्रॉफिटेबिलिटी को 1000 से 2000 में पहुंचाया, बल्कि उससे भी आगे ले गया। लेकिन मुझे कितना रिवॉर्ड मिला, सिर्फ 40 रुपए का। और अगर मेरे जैसे कॉम खड़ी भी होगी पूरी की पूरी, तो यही 40 रुपए हम सब में डिस्ट्रीब्यूट हो। लेकिन कंपनी कहां खड़ी भी, कंपनी ने 1000 की जगह पे कितना प्रॉफिट बुक कर ली है, 2000।
और कंपनीज ये आमतौर पर लाखों और करोड़ों में ये बात कर रही हो। सही है कि 4 करोड़ का प्रॉफिट किया हुआ था यार, हम लोगों को 6 करोड़ का प्रॉफिट करना है। अबे करोड़ का प्रॉफिट कर रहे हो यार तुम लोग, क्या हो गए? 2 करोड़ का एक्स्ट्रा प्रॉफिट, हाँ जी 2 करोड़ का एक्स्ट्रा प्रॉफिट करना। अच्छा चले सर ठीक है, हम मेहनत करते हैं। और 2 करोड़ से 6 करोड़ से ऊपर जितना करोगे हम काम कर। अगर इसका मतलब ये है कि अगर आपने 4 करोड़ आप कर रहे थे और 6 करोड़ का टारगेट है और उन्होंने 580 किया असल में, यानी 20 लाख शॉर्ट है 6 करोड़ से, आपने तो अपनी जान मार दी पकड़। आप तो पागल हो गए ना काम कर करके। लेकिन जो टोटल प्रॉफिट है वो कितना है? 580 का हुआ, 6 का नहीं हुआ। सही है, 600 का नहीं हुआ, 580 का हुआ। अब मैनेजर आपको तालियां बजाने के बजाय आप पे आगे गालम गलोच कर रहा होगा और आप कुछ नहीं कह सकते। सही है, वो आपसे आगे कह रहा होगा यार तुम लोगों से काम नहीं होता है, ये क्या बदतमीजी है तुम लोगों से। एक टारगेट तुमसे कहा था, कंपनी इतना ज्यादा गिर गई तुम लोगों के लिए कि कंपनी ने ऐसा सोचा जो किसी कंपनी ने नहीं सोचा होगा। वो तुमसे प्रॉफिट शेयरिंग की बातें कर रही थी और तुम लोगों से टारगेट अचीव नहीं होता। अरे तुम देखो तो सही, 4 से हमने 580 कर दिया। अब नहीं हो सका भाई, इतना अनरियलिस्टिक टारगेट दिया हुआ था, कैसे हो सकता? लेकिन मैनेजर के हाथ में कंट्रोल आ गया और मैनेजर ने उस पर आपको अच्छा खासा सुना भी दिया। यही वो चीजें हैं जो मैनेजमेंट करती है। मैनेजमेंट चाहती क्या है? पहले अपना ऑब्जेक्टिव मीट करना चाहती है। मीट हो जाता है तो उसके बाद कोई थोड़ा बहुत स्प्रिंकल के तौर पे, छींटों के तौर पे आप पे थोड़ा सा पैसा निछावर कर देती है। सही है, तो आपकी जेब में जितना आएगा, जितनी हायर पोजीशन पे होंगे उतना ज्यादा पैसा आपको मिल सकता है, जितनी लोअर पोजीशन पे होंगे उतना कम पैसा आपको मिलेगा। लेकिन सिंस पैसा है, पैसा बोलता है। ठीक है, सो ये वो कंडीशन है इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग की। और ये प्रॉफिट शेयरिंग का जो बेसिक पर्पस है, सो इंक्रीज द बेसिक रेंज ऑफ प्रॉफिट मार्जिन, प्रॉफिट। ठीक है, सो हर एक के हमने पर्पस देख ली, दोनों के पर्पस भी देख ली। अब जो मैंने बातें बोली हैं इसको मैं शॉर्ट में लिख लूंगा वहां पर, सो दैट आप लोगों के पास वो लिखा हुआ भी आ जाए। प्लस फिर मैं दोबारा वीडियो ऑन करूंगा क्योंकि हम लोगों ने अगली बातें करी। इसमें किसी को कोई इशू है तो प्लीज पूछ लें। क्लियर है? चलो, कितने लोग आ गए? ओके जी, ये हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था। ठीक है, सो अब हम लोग जा रहे हैं इसमें फर्दर डिस्कशन के अंदर, जो कि ओरिजिनली हमारा फ्रेंच बेनिफिट्स और उसका है। ठीक है, तो ये मैं अब इसको इधर कर देता हूँ। आज का तारीख है 22।
ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया फ्रेंच बेनिफिट्स की बात। अब हम आ जाते हैं प्रॉफिट शेयरिंग की बात। ठीक है, सो ये चीज ध्यान में रखें कि हमारे पास ये दोनों चीजें जो हम लोगों ने पढ़ी हैं वो इस चीज को केटर कर रही हैं कि हमारे पास जो काम है उस काम को कैसे किया जाता है, प्लस उसको किस तरह से मनूवर करके अपने फायदे के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, इसको लिख लो। सही है, इतनी बात समझ आती है, क्लियर है। ताहा, मोहम्मद ताहा, क्या आपने लिख लिया? नोट्स तो साद, लिखा है। हाँ, साद लिख लिया? चलिए लिखो यार, एक चीज शुरू करनी है।
Fine. Okay. So now we are moving up to the next final topic जो हमारा उसका है, that is रोल ऑफ मैनेजमेंट. सही है. स्टार्ट किया था हम लोगों ने रोल ऑफ मैनेजर से मिड्स पर, और एंड हम लोग कर रहे हैं रोल ऑफ मैनेजमेंट पर. ठीक है. यानी कि मैनेजर को पढ़ा समझाया सब कुछ करते कराते अब हमारे पास बहुत सारे लोग हो गए मैनेजर्स, तो अब इसको क्या कहा जाएगा, मैनेजमेंट कहा जाएगा. ठीक है. सो अब हमारे पास मैनेजमेंट के ऊपर हम बात करेंगे. असल में मैनेजमेंट की क्या रोल्स होते हैं. अपेरेंटली अगर हम देखें तो जो कोई हमारे पास एलिमेंट ऑफ क्या नाम है मैनेजमेंट का है, वो ये है कि आपको चीजों को बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से काम करना होता है. ठीक है. कुछ काम ऐसे हैं जो आपके काम करने के से पहले के, सही है, कुछ काम करने के दरमियान के हैं, और कुछ काम करने के बाद के. सही है. सो अगर देखा जाए तो हमारे पास एक तरह से समझ लो कुछ एलिमेंट है जो हमारे पास काम करने से पहले का है. ठीक है. फिर कुछ एलिमेंट हमारे पास जो हैं वो काम करने के दौरान के हैं. ठीक है. और फिर कुछ एलिमेंट हमारे पास हैं जो काम करने के बाद के. ठीक है. सो ये जहन में रखें कि आपके पास अगर हम बात करते हैं ये पहले वाले की, तो ये पहला वाला जो है ये है प्री टास्क, सॉरी, काम करने से पहले. सही है. ये जो है ये ओरिजिनली आपके पास है इन टास्क, यानी कि ड्यूरिंग टास्क, और ये जो है दिस इज नोन एज योर पोस्ट टास्क एलिमेंट्स. ठीक है. मीनिंग आपको काम करने के दौरान, काम करने से पहले और काम करने के बाद आपको ये चीजें करनी है, यानी खाने से पहले, खाने के दौरान और खाने के बाद. सही है. तो पहला जो हमारे पास रूल होता है दैट इज बेसिकली प्लानिंग एंड एनालाइजिंग. ठीक है. कोई भी काम करने से पहले आपको प्लान करना पड़ता है. बगैर प्लान किए कभी मैनेजमेंट कुछ करती नहीं. ठीक है. और काम करने से पहले अगर उसको प्लान नहीं किया जाएगा तो आपको पता नहीं होगा कि उसमें क्या अच्छाइयां क्या बुराइयां. तो हर चीज करने से पहले मैनेजमेंट पहले स्टेप में क्या करती है कि दे बेसिकली ट्राई टू इंश्योर कि हमें पहले प्लानिंग करनी है, हमें पहले एनालाइज करना है. एनालाइज करने का मतलब क्या है कि वी रियली नीड टू नो कि वेदर दिस task has to be done, this process has to be done, या this type of work has to be done or not. करने से क्या फायदे आएंगे और क्या नुकसान आएंगे. मीनिंग अगर हम लोग बात करते हैं कि हमने किसी जगह पे हमने बारबेक्यू पार्टी कर दी. ठीक है. अब बारबेक्यू पार्टी करने के लिए हम प्लान करेंगे डेफिनेटली. ठीक है. फिर हम उसमें ये भी देखेंगे यार हमें बारबेक्यू पार्टी करनी क्यों है, व्हाट इज द रीजन व्हाई वी हैव टू डू इट. करनी है, प्लान करना है. अच्छा क्यों करना है वो भी साथ साथ सोचेंगे. यार तफरीह करनी है, बहुत दिनों से मिले नहीं है इसलिए करेंगे. यार मेरे घर में जो बकरा ईद का गोश्त है वो तो खत्म नहीं हुआ इसलिए करनी है. या मुझे अपने जो नेबरहुड है उनको मुझे तंग करना है इसलिए करनी है. या हमारे घर में जो है वो बहुत अरसे से कोई ऐसा इवेंट हुआ नहीं है इसलिए करनी है. तो ये आपने ना एनालाइज करना शुरू किया कि why you really wanted to do it. ठीक है. once you are done with it then you basically what you do, you basically try to organize resources. सही है. अब ऑर्गेनाइज करना शुरू करेंगे. मीनिंग अब उस बारबेक्यू पार्टी के अंदर what I have to do, I might be having like my cousins over my place, my friends over my place, my colleagues over my place, my neighborhood friends, मेरे कॉलेज फ्रेंड्स. कौन आएगा कौन. ठीक है. अच्छा कौन आएगा, चलो ये हमने बात कर ली. अच्छा अब कौन क्या क्या चीजें लेकर आएगा. क्या सिर्फ गोश्त मैंने ही करना है या बाकी सब भी थोड़ा थोड़ा लेकर आएंगे. क्या अंगीठी या कोयला या बाकी चीजें जो कुछ होती हैं, जो कि कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह होती हैं, वो कौन लेकर आएगा, किसका क्या काम है क्या काम नहीं है. प्लस क्या हम लोग म्यूजिक सुनेंगे, क्या हम लोग खुद गाने गाएंगे, क्या हम लोग कव्वालियां सुनेंगे, क्या हम लोगों ने नाते लगानी है, करना क्या है. सही है. तो उसके लिए हम लोगों ने चीजें ऑर्गेनाइज करनी पड़ेंगी. अच्छा क्या सिर्फ हम लोगों ने सुनना है या हम चाहते हैं कि पूरा मोहल्ला सुने.
ठीक है, तो वो सब अपने स्पीकर भी हो सकते हैं वरना बूफर भी हो सकते हैं। सही, अच्छा क्या सर बारबेक्यू रहेगा, बिरयानी मंगवानी है नहीं मंगवानी, मीठे में क्या करना है, ये तमाम तर चीज जितनी भी हैं ये सारी की सारी आपने ऑर्गेनाइज करनी है। वंस यू हैव ऑर्गेनाइज, तो ये याद रखिएगा आपने अब ऑर्गेनाइज करने के बाद आपके पास आ गया तीसरा टास्क, यू हैव टू कम्युनिकेट। यानी ड्यूरिंग द प्रोसेस आपको अब कम्युनिकेशन करनी। इन टास्क प्रोसेस का मतलब अब काम होना शुरू हो गया है, अब एक्चुअल वर्किंग स्टार्ट हो चुकी है और अब आप लोगों को इन्फॉर्म कर रहे हैं। ठीक है यार, तुमने ये काम करना है, तुमने ये काम करना है, तुमने ये काम करना है, इस दिन इस टाइम पर तुमने आना है। सही है, कम्युनिकेट किया जा रहा है। सही है, कम्युनिकेट करने का मतलब ये है कि हर एक को उसका टास्क असाइन किया जा रहा है ताकि अब वो काम करना शुरू कर दें। सही है, क्योंकि अब हम असल में इन प्रोसेस एक्टिविटी में आ चुके हैं, क्योंकि वी रियली वांट दैट टू हैपन नाउ। सही है, और अगर आपको किसी जगह पे भी कोई इशू आता है तो यू जस्ट कैन कोऑर्डिनेट देम। सही है, तो आपके साथ ना सिर्फ आप लोगों को कम्युनिकेट करेंगे बल्कि आप लोगों को कोऑर्डिनेट करने को भी कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपने अपने दोस्त से कहा कि यार तुम जो हो वो स्पीकर सा कर लेना यार, बड़े वाले स्पीकर चाहिए, फुल भोंपू वाले स्पीकर चाहिए, तो पूरे मोहल्ले को जगाना है हमने सारी रात। तो अब वो कहा ठीक है यार मुझे स्पीकर मिल जाएंगे। यार मुझे एक जगह पे पहुंचना है लेकिन मेरे पास गाड़ी खराब होगी यार, मुझे पिक कर ले प्लीज। तो किसको फोन किया जाएगा कि वो उसको पिक करेगा एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। दिस इज कोऑर्डिनेशन। वो आपको हर दफा फोन नहीं करेगा हर चीज के लिए, जिससे जिसकी बात हो रही होगी वो बात है। फॉर एग्जाम्पल ये रिसेंट संडे को, ये जो 2 दिन पहले संडे गया इसको हमारा क्रिकेट मैच था। सो हम लोग को जाना था मोइन खान अकेडमी जो डीएचए में न्यूप्लेक्स के पास है। तो अब वहां पर हम लोग जाने के लिए आर टीम कैप्टन कॉल्ड मी अप कि दानिश यार वो एक काम करना कि हमारे एक प्लेयर है हमूद नाम है उनका, तो यार वो हमूद भाई को ना तुम्हारे घर के पास ही रहते हैं, लेते हुए चले जाना। मैंने कहा चलो बिस्मिल्लाह जी, ठीक है, टेंशन की बात नहीं। सो व्हाट आई डिड, आई बेसिकली मैंने कहा कि उन्होंने कहा कोऑर्डिनेट कर देना वो कितने बजे तक निकलते हैं। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा हमूद भाई आप कितने बजे तक निकलेंगे। सो ही जस्ट सेड दानिश तुम 12:30 तक मेरे पास आ जाना, वी जस्ट कोऑर्डिनेटेड। ठीक है, मैं जो हूँ उधर कामरान चौरंगी के पास आ जाऊंगा, तो यू कैन पिक मी फ्रॉम देयर एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो दिस इज हाउ इट इज डन। तो कोऑर्डिनेट करने का हुआ ये कि आप चीजों को कोऑर्डिनेट इसलिए करते हैं कि अब एक्चुअल में वो प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। वंस दिस इज ऑल डन इन कोऑर्डिनेशन, उसके बाद हम लोग जाते हैं इन टर्म्स ऑफ पोस्ट टास्क, यानी कि अब टास्क हो रहा है। सही है, और अब हम लोग करेंगे इसके अंदर मॉनिटरिंग। ठीक है, मॉनिटरिंग का मतलब यह है कि आप ओरिजिनली चीजों को देखेंगे कि आया जो काम कहा गया था वो काम उसी तरह से हो रहा है या नहीं हो रहा। मीनिंग अब काम को हम मॉनिटर कर रहे होंगे बैठे हुए कि ड्यूरिंग द प्रोसेस या जो काम कोऑर्डिनेशन वगैरह कहा गया था वो सही तरीके से हो रहा है या नहीं हो रहा। तो अगर तो सही तरीके से हो रहा है तो 6th स्टेप हमारे पास आ जाएगा, दैट इज द इवैल्यूएशन। सही है, फॉर एग्जाम्पल मुझे कहा गया दानिश आपने पिक करना है और दानिश जो है वो उनको पिक कर के लिए नहीं जाता, तो मॉनिटर हो गया कि दानिश को अगर कोऑर्डिनेट करने के लिए कहा जाए तो ही इज अनएबल टू, और या ही इज अनईजी टू कोऑर्डिनेट विद सच पीपल। अब नेक्स्ट टाइम जब प्लान बनेगा तो उसमें मुझे कोऑर्डिनेशन के बारे में नहीं कहा जाएगा। सीधी सीधी बात है। तो इवैल्यूएट कर लिया गया कि वेदर इट वाज ऑल डन राइट और रॉन्ग। मुझे कहा गया कि जी फॉर एग्जांपल जो रास्ता था वो बहुत लंबा था, हम टाइम पे नहीं पहुंच सके, तो उसका मतलब ये कि हमें 12:30 पे नहीं पहुंचना चाहिए था, हमें 12:15 पे निकलना चाहिए, जो 12:30 पे निकला। ठीक है, सो इससे पता ये चलता है कंपनी, और ये आपके पास रोल ऑफ मैनेजमेंट है, यानी कि उससे 6 स्टेप्स हैं। आपको प्लानिंग और एनालाइजिंग करनी है सबसे पहले about the task. Then you have to arrange resources, what are the best possible resources. Then you have to communicate to everyone who is doing what. ठीक है, then you have to go for the coordination thing कि if you are unable to complete your task, if you seek any kind of support, from whom you are going to get the support. coordination के अंदर ये है कि अगर आप अपना टास्क कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं और उस टास्क कंप्लीशन के अंदर you basically facing difficulties, so whom to communicate, whom to coordinate with, सही है, whom to look forward, सही है, और who is responsible to coordinate with you, तो उसको भी पता होना चाहिए कि मैंने इसके साथ कोऑर्डिनेट करना है। ठीक है ना, कि मुझसे ये चीज पूछी जाएगी तो मुझे उसकी हेल्प आउट करनी, तो ये कोऑर्डिनेशन के अंदर आता है।
Once this is all done, then we basically go into the monitoring phase. और monitoring phase के अंदर क्या चीज हो सकती है कि काम अब कैसे हो रहा है, तो ये मैनेजर जो है वो मॉनिटर कर रहा होता है, ठीक है, जो टीम ऑफ मैनेजर्स होती है जिसको हम मैनेजमेंट कहते हैं, तो ये असल में चीज को मॉनिटर कर रही होती है और फिर बाद में बैठ के वो इवेल्युएट करती है, रिजल्ट्स बनाती है और कि आपका ओवरऑल काम जो ओरिजिनली प्लान किया गया था, सही है, उस लिहाज से फाइनल रिजल्ट्स हमें मिले या नहीं मिले, ठीक है। वो बारबेक्यू पार्टी जो थी, वो बारबेक्यू पार्टी के अंदर हम लोग जितना मजा करना चाह रहे थे, क्या वो हम कर पाए? क्या जो वो बूफर आए थे, क्या उन बूफरों ने बाकी मोहल्ले वालों को जगाया? क्या वो जितना मैंने गोश्त इस्तेमाल करना था, क्या वो सारा इस्तेमाल हो पाया? जिसको जो काम कहा गया था, क्या उससे किया? क्या हमारा टारगेट अचीव हो सका? अगर हो गया तो 100 बिस्मिल्लाह, बड़ी अच्छी बात, तालियां हो जाएंगी और अगले साल के लिए हम दोबारा ये काम करेंगे। लेकिन हो सकता है कि इवैल्यूएशन करते वक्त हमें ये पता चले कि यार चीजें वर वेरी फाइन, लेकिन जो कोल्ड ड्रिंक्स थी वो कम रह गई, ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं यार, वो 2 बंदे जो थे ना वो बहुत लेट आए थे, अगर वो जल्दी आए तो फायदा होता। इसका मतलब क्या क्या, अब नेक्स्ट टाइम जब हम बारबेक्यू कर रहे होंगे, वी कीप दीज पॉइंट्स इन माइंड सो दैट नेक्स्ट टाइम हमारा प्रोसेस जो है वो बेहतर हो जाए। सो इट्स एन ऑनगोइंग प्रोसेस और ये जो इवैल्यूएशन चीज होती है, दिस बेसिकली इज गोइंग टू हेल्प इन ऑर्डर टू प्लान फॉर द नेक्स्ट टाइम, सही है। इट्स एन ऑन गोइंग प्रोसेस। तो इवैल्यूएट करते हैं, दोबारा प्लान करते हैं, फिर सारा काम करते हैं, फिर इवैल्यूएट करते हैं, फिर नेक्स्ट टाइम के लिए प्लान करते हैं, वी कीप डूइंग दिस थिंग। सो इससे होता क्या है कि ओरिजिनली हमारा जो सारा का सारा सिलसिला होता है वो क्लियर हो जाता है, ठीक है। सो हमारा प्रोसेस बिकम्स गुड। सो दिस इज बेसिकली इट फॉर टुडे और एंड ऑफ क्लास एंड चैप्टर 10 एंड 11। अब चैप्टर 10 और 11 में ऐसी कोई चीज नहीं है जो हमने ना पढ़ी, तो आपके पास चैप्टर 10 और 11 पूरा अवेलेबल है। अब वो आप पढ़े और उसमें से आपको कोई लाइन, कोई वर्ड, कोई सेंटेंस, कोई पॉइंट, कोई हेडिंग समझ नहीं आती है, हम मुझसे पूछिए, वो मैं आपको बताने का तैयार हूँ, ठीक है। सो वी आर जस्ट लेफ्ट विद वन चैप्टर नाउ व्हिच इज द HRM वाली चीज। और अगर इफ आई गो बैक टू माय फर्स्ट लेक्चर, जहां पर मैंने आप लोगों को बताया था कि हम लोग इसे पढ़ेंगे क्या, yep. See, this is basically हम लोगों ने, तो what we did, we basically had this as well, ये हमने पढ़ लिया, ये हमने पढ़ लिया और ये हमने पढ़ लिया। और देखो इन्हीं चारों के साथ मैंने क्या लिखा था, चैप्टर 10 और 11 लिखा, सही है। सो व्हाट वी हैव नाउ, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, दिस इज चैप्टर नंबर 12, ठीक है। ये अब हमारा चैप्टर नंबर 12 जो इंशाल्लाह ताला हम लोग कल से स्टार्ट करेंगे, ठीक है जी। सो अब आप लोग जाइए, एंजॉय कीजिए और आप